friends, welcome to Expert Knowledge. Today we are going to talk about computer contracts. In it we cover three topics. First one is introduction of computer contract, second one is computer contracts for supply of custom built software, and the third one is other types of software services contract. Okay, let's start. First we see introduction. कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है किसी भी दो पार्टीज़ के दरमियान, जिसमें ये तय किया जाता है, टर्म एंड कंडीशंस रखी जाती हैं कि क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी किसी भी काम को सरअंजाम देने के लिए. दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस. कॉन्ट्रैक्ट को सर्व किया जाता है फॉलोइंग पर्पसेस के लिए. फर्स्ट वन इज सेट आउट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़ के दरमियान में शराइत रखने के लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस रखने के लिए कि किन शराइत पर काम करना है. सेकंड वन इज सेट आउट द एम्स ऑफ द पार्टीज़ ने क्या चीज़ हासिल करनी है या उनका गोल क्या है. थर्ड वन इज प्रोवाइड फॉर मैटर अराइजिंग व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट इज रनिंग. मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट रन कर रहा है और उसके दौरान कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है या कोई मैटर अराइज होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी हमें कॉन्ट्रैक्ट बताता है. फोर्थ वन इज़ वेज ऑफ टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह टर्मिनेट करना है, किस तरह टर्मिनेशन तक लेके जाना है, एंड और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके नताइज क्या होंगे. इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू हार्श और अनफेयर काजिंग एन इशू between parties to be unresolved, it is the responsibility of contract laws to contemplate according to the rules. अगर कॉन्ट्रैक्ट इतना हार्श हो जाता है या इतना अनफेयर हो जाता है कि जो पार्टीज़ के दरमियान में जो इशू है उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करें, इस इशू को रिजॉल्व करें. There are almost never disputes over contract which run perfectly. Example, marriage. जो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली रन करते हैं उनमें तकरीबन जो झगड़े होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं. फॉर एग्जांपल मैरिज, वो भी तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है बिटवीन टू पर्सन्स. तो एग्जांपल ऑफ अ शिप कैरिंग अ कार्गो, मतलब अगर जो शिप है वो कार्गो कैरी कर रही है तो वो भी इसी के एग्जांपल में आएगा कि जब शिप जाती है, उसने अपनी सोर्स डेस्टिनेशन जाना होता है तो पहले कस्टमर से साइन करवा लिए जाते हैं कि अगर रास्ते में शिप डूब जाए या शिप जो सामान है उसको कोई नुकसान पहुंचे या वो गल सड़ जाए या कुछ भी हो, कोई भी मतलब इस तरह का कोई भी आफत वगैरह आ जाए, तो उसमें क्या होगा, फिर वो जो सप्लायर्स हैं या जो एक जगह से जगह सामान को लेके जा रहे हैं वो उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड फ्यूचर डिफिकल्टीज बेटर टू ड्राफ्ट अ डॉक्यूमेंट विच सेट्स आउट. ये बेटर ये है कि आप फ्यूचर की डिफ़िकल्टीज़ या झगड़ों से बचने के लिए आप के लिए बेहतर ये है कि आप एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें कि जिसमें सबसे पहले आप क्या करें, द टर्म्स ऑन विच बोथ पार्टीज टू वर्क, से पहले आप शराइत रखें कि किन शर्तों पर जो पार्टीज़ के दरमियान है वो काम किया जाएगा. उसके बाद मेथड ऑफ पेमेंट्स को आप डिस्कस करें, मतलब पेमेंट कैसे की जाएंगी, कैश की जाएंगी या क्रेडिट कार्ड की जाएंगी, या फिर और थर्ड वन इज अप्रोप्रिएट वेज टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट नोटिस रिक्वायर्ड. और अगर सप्लायर को क्लाइंट की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, क्लाइंट को सप्लायर की ज़रूरत नहीं रहती, तो वो किस तरह से अप्रोप्रिएट वेज प्रोवाइड करे कि कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाए, टर्मिनेट किया जाए. कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड कंसिस्टेंट. कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. अगर there should be no ambiguity and the parties to the agreement should be left in no doubt. मतलब कोई शक नहीं होना चाहिए उन शराइत में, क्योंकि जो एम्बिग्यूटी और डाउट्स है कैन लीड टू द परफॉर्मेंस, वो उस परफॉर्मेंस तरफ लेके जाते हैं कि जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री शो करते हैं, जिसका जो रिज़ल्ट आता है वो अनसेटिस्फैक्ट्री आता है. तो इस लिहाज से फिर क्या होता है कि जब कोई इशू आ जाता है तो उस इशू को रिजॉल्व करते हुए आपकी मनी, आपकी एफर्ट, आपका टाइम, ये सब कुछ खर्च होता है, जो कि दिस कैन लीड टू डिसएग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया. अब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगे हैं फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर, जो कि फिक्स्ड प्राइस एट अ फिक्स्ड प्राइस. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सॉफ्टवेयर सप्लायर्स यूज़ करते हैं, जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है, जो कि दैट वी यूज़ मैनी टाइम्स ओवर. इस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है, सेकंड उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, एंड द थर्ड वन है जिसमें अपेंडिसेस या अनेक्सेस होते हैं. अब हम इन तीनों चीज़ों को वन बाय वन पढ़ेंगे.
सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेक्शन हमारे पास क्या होता है। इंट्रोडक्टरी सेक्शन वो होता है कि इसमें सबसे पहले जो पार्टीज़ होते हैं उनके नाम और एड्रेसेस दिए जाते हैं। उसके बाद उन दोनों पार्टीज़ के जो ऑथोराइज साइन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो साइन करते हैं, उनके साइन किए जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि जो सेट ऑफ डेफिनेशन ऑफ टर्म्स हैं जो कि यूज़ किए जाएंगे उनको डिफ़ाइन किया जाता है प्रॉपर वे से, चाहे उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में डिफ़ाइन किया जाए, जैसे कि डिक्शनरी में होता है पहले ए वाले लेटर फिर बी वाले, या इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। नहीं तो वो जैसे उन ऑर्डर से डिफ़ाइन किया जाता है कि जैसे द कंपनी एंड द क्लाइंट, मीन टू से अगर जो कोई शर्त है वो कंपनी की तरफ से है तो लिखा जाएगा द कंपनी, अगर क्लाइंट की तरफ से कोई है तो लिखा जाएगा द क्लाइंट। सेकेंड है टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में वो शराइत आ जाती हैं जो कि आपने रखनी है, मतलब जिनकी बेस पे आपने काम करना है। थर्ड वन इज़ एनेक्सेस आ जाते हैं। एनेक्सेस में इंक्लूड होना चाहिए ऐसा डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक SRS, तो जिसमें ये इस बात से बचने के लिए हम लोग ये एनेक्सेस यूज़ करते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें जो सेल्समैन है वो मतलब ओवर हो जाए, मतलब वो ऐसे ओवर इंटरेस्ट हो के अपना बिज़नेस को ज़्यादा करने के लिए कहे कि इसमें ये भी चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करें, तो क्लाइंट को जो है वो पता लग जाए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का चूँकि ये पार्ट होगा तो इससे पढ़कर मतलब अंदाज़ा हो जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो ये एनेक्सेस जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद है कि इशू डील विद स्टैंडर्ड एंड टर्म्स एंड कंडीशन। आ गया जी जो कि स्टैंडर्ड टर्म्स और कंडीशन के साथ कौन कौन से इशू डील किए जाते हैं वो इशू हम डिस्कस करने लगे हैं। पहला क्या, व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस, के प्रोड्यूस क्या करना है, मतलब मेन काम सबसे पहले जो फर्स्ट वन पूछा जाता है कि आपने प्रोड्यूस क्या करना है, मतलब उसमें जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप लोग करते हो वो सब कुछ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्टार्ट पे ही कोई क्लैरिटी नहीं है या कोई ये चीज़ आपने बाद में ऐड करनी तो उसके फिर मतलब आपको बाद में मुश्किल होगी। तो आपने पहले ये डिसाइड कर लेना, क्लियर कर लेना तो आपका मोटो का है आपने क्या चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करनी है। और सेकेंड वन इस ये देखा जाता है कि आपने क्या चीज़ डिलीवर करनी है, मतलब आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या सॉफ्टवेयर है या कोई मैनुअल प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आपने ये बात भी क्लियर कर लेनी कि आपने क्या चीज़ डिलीवर करनी है। उसके बाद ओनरशिप ऑफ राइट्स आ जाते हैं, मतलब कॉपीराइट्स के जो वो जो हैं वो किसके पास है, वो कंपनी के पास हैं, तो उस हिसाब से काम होगा। अगर वो क्लाइंट के पास है तो उसके कॉपीराइट्स आ जाएंगे। तो ये ओनरशिप ऑफ राइट्स में उसकी बात होती है कि जो राइट्स हैं वो असल में कंपनी के पास है या फिर क्लाइंट के पास है। उसके बाद हम लोग पेमेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं कि पेमेंट किस तरह की जाएंगी, पेमेंट का जो पूरा मेथड है वो डिस्कस किया जाता है। उसके बाद पेमेंट कैलकुलेट की जाती है फॉर डिलेज एंड चेंजेस, अगर डिले हो जाते हैं किसी भी इशू की वजह से या कोई चेंजिंग्स अंदर करनी पड़ जाती हैं तो उसके लिए भी जो पेमेंट्स हैं वो भी कैलकुलेट कर ली जाती हैं। उसके बाद जो पेनल्टी क्लासेस होते हैं, मतलब जो सप्लायर्स की तरफ से डिलेज होते हैं तो वो सारे भी फिर हमने डील करने पड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑब्लिगेशन ऑफ द क्लाइंट आ जाता है, क्लाइंट का जो ऑब्लिगेशन है उसको भी हमें देखना पड़ता है कि जो क्लाइंट है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अगर कोई जैसे सर्विस उसको कोई चाहिए तो अगर उसके लिए लैपटॉप चाहिए तो वो लैपटॉप प्रोवाइड करे, अगर लैपटॉप में रैम कम है तो वो रैम प्रोवाइड करे। तो दीज आर ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ द क्लाइंट के, मतलब वो प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करे। तो 8th वन इज स्टैंडर्ड एंड मेथड ऑफ वर्किंग। आपके लिए ये भी इशू है कि आप कौन से स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड्स टर्म एंड कंडीशंस में, आप किन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, आप किसको लेके चल रहे हैं, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं वर्किंग के लिए। उसके बाद प्रोग्रेस मीटिंग्स मतलब की जाती हैं, कंडक्ट की जाती हैं कि मतलब अब जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है या हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ तक पहुँचा है, अब कितने % कम्प्लीट हो, अब कितने % कम्प्लीट हो, तो इस हिसाब से प्रोग्रेस मीटिंग्स भी की जाती हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर है कि मतलब कंपनी का कौन सा पर्सन है जिसको ये जो सॉफ्टवेयर हैं या ये हैंडल किया गया है कि वो अपने स्टाफ से मतलब काम वगैरह करवाए, तो मतलब उसका प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है। उसके बाद एक्सेप्टेंस प्रोसीजर किया जाता है कि जो प्रोसीजर आपने चूज़ किया है प्रोडक्ट को या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसको एक्सेप्ट किया जाए।
एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, जैसे वो एक्सेप्ट होता है उसके बाद वारंटी की इशू कर दी जाती है, फिर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस की जाती है, और लास्ट वन इज़ जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है कि जैसे ही जो पार्टीज़ हैं उनका अगर आपने क्लाइंट को बना के दे दिया है, आपका अपने काम कर दिया अपना, तो क्या होता है फिर आखिर पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो टर्मिनेशन कैसे करनी है आपने, तो इस बात का भी जो है वो ध्यान रखना है आपने। उसके बाद हम दूसरी सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स पढ़ने लगे हैं। There are 4 types of contractual arrangement which are widely used in connection with the provision of software services. 4 types हैं जी। First one is fixed price, second one is contract hire, third one is time and material and consultancy. जो fixed price है वो हमने पीछे पढ़ लिया है, आपसे बोला भी था जो सप्लायर करता है एट फिक्स्ड प्राइस, तो वो हमने पीछे पढ़ चुके हैं फिक्स्ड प्राइस। बाकी 3 है वो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सेकेंड वन इज़ कॉन्ट्रैक्ट हायर। ये क्या करता है जी, द सप्लायर एग्रीज टू प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ वन और मोर स्टाफ टू वर्क फॉर द क्लाइंट। ये सप्लायर एग्री करता है स्टाफ को कि वो क्लाइंट के लिए वर्क करे, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग ही हो गई ना, तो वो स्टाफ को हायर करता है कि वो क्लाइंट के लिए काम करे। फिर जो स्टाफ होता है वो उसी डायरेक्शन में काम करता है जिस डायरेक्शन में क्लाइंट कहता है उन्हें। फिर ये सब सप्लायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सूटेबल कम्पिटेंट पीपल प्रोवाइड करे। अगर जो क्लाइंट के लिए जो अवेलेबल हैं, जो स्टाफ अवेलेबल है उसके लिए अनसूटेबल है या फिर वो छुट्टी पे है, अनअवेलेबल है, तो वो उसको रिप्लेस करे। दीज आर ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर। पेमेंट इज़ ऑन द बेस ऑफ फिक्स्ड रेट फॉर ईच मैन डे वर्क। इसमें क्या होती है, पेमेंट फिक्स्ड होती है, मतलब हर आदमी को उसके डे वर्क के लिहाज से दी जाती है। इसमें जो पेमेंट है वो फिक्स्ड रेट होता है। इसमें चूँकि फिक्स्ड रेट होता है वैसे इसमें डिले पेमेंट्स के इश्यूज़, एक्सेप्टेंस टेस्ट के इश्यूज़ और दूसरे इश्यूज़ फिर इसमें अराइज नहीं होते, क्योंकि आपने पूरा दिन काम करना और रात में फिर आपने क्या करना है, अपनी पेमेंट लेनी है, तो इसमें जो बाकी डिलेज वगैरह के या एक्सेप्टेंस टेस्ट वगैरह के इश्यूज़ हैं वो नहीं आते। उसके बाद है जी टाइम एंड मटेरियल्स। टाइम एंड मटेरियल्स जो है वो बिटवीन है कॉन्ट्रैक्ट हायर एग्रीमेंट के और फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। मतलब कैसे है ये, इसमें जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की जाती है वो सेम एज की जाती है जैसे कि फिक्स्ड प्राइस में की जाती है, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में जैसे की जाती है, लेकिन इसमें जो पेमेंट का जो मेथड है कि पेमेंट किस तरह से दी जाए वो किस हिसाब से है, वो कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग के हिसाब से। तो इस वजह से ये बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट हायर एग्रीमेंट और फिक्स्ड प्राइस के दरमियान में कि इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर किस तरह से डेवलप किया जाए वो फिक्स्ड प्राइस के लिहाज से, और पेमेंट दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट हायर एग्रीमेंट के लिहाज से। द सप्लायर इज नॉट कमिटेड टू कंप्लीट द वर्क फॉर अ फिक्स्ड प्राइस। इसमें जो सप्लायर है उसको फिक्स प्राइस पर कमिट नहीं किया जाता। although a maximum payment may be fixed beyond which the project may be reviewed। लेकिन अगर जिसकी जो मैक्सिमम पेमेंट है वो फिक्स होती है कि जैसे प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाए तो तब दी जाती है। मतलब इसमें क्या उसे कहते हैं, टाइम स्लॉट्स बने होते हैं, ठीक है। मतलब इतना पहले मिलेगा, इतने % पहले पेमेंट होगी, फिर उसके बाद मतलब इसमें फिक्स प्राइस रेट नहीं होता। उसके बाद द लास्ट वन इज़ कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ये वो होते हैं कि मतलब जो मशवरा लेने के लिए या राय लेने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। तो ये क्या करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब लेना हो कॉन्ट्रैक्ट, वो कंसल्ट करना हो कि ताकि वो अपने जो प्रपोजल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सके, अपने जो प्लान्स उन्होंने बनाए उनको इम्प्रूव कर सके, तो इस वाले से वो राय लेती है, तो फिर तब ये कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट इज देयर फॉर यूडियर रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, फिर जो एंड प्रोडक्ट रिसीव होता है तो वो एक सिंगल पेज और 2 पेज डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद क्या है, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स आर यूजुअली अंडरटेकन फॉर अ फिक्स्ड प्राइस बट द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच सिंपलर। इसमें जो पेमेंट का मेथड है वो फिक्स प्राइस होता है, लेकिन इसका जो फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो मच सिंपलर होता है। मतलब वही अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट किया है तो वो क्या करेगा, आपको एक डॉक्यूमेंट में आपका जो अपनी राय होगी वो देगा। जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट रिसीव होगा आप उसको क्या करोगे, तब पे कर दोगे। तो इस तरह से ये फिक्स प्राइस है, और इसका जो लेकिन इसकी जो फॉर्म है वो मच सिंपलर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दीज आर ऑल अबाउट कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स। हमने
सबसे पहले क्या पढ़ा, कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि वो होता क्या है, ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज़। उसके बाद हमने ये देखा कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जो सप्लायर करता है। फिर हमने उसके बाद देखा कि जो अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमने देखी। तो अगर कोई भी किस्म का इशू है या कोई क्वेरी है आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।